नमस्कार। एचपी एग्ज़ाम नोट्स में आपका स्वागत है। आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने एक पटवारी से रिलेटेड नोटिफिकेशन जारी की है, जिसमें पटवारी वैकेंसीज़ का पूरी डिटेल दी गई है कि कब ये वैकेंसी इसके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, कितनी पोस्टें हैं वगैरह वगैरह। हाल ही में आप लोगों ने विधानसभा में अपोजिशंस को ये क्वेश्चन उठाते हुए भी देखा होगा, जिसमें सरकार से पूछा गया था कि हिमाचल प्रदेश में पटवारी की वैकेंसियां कब आने वाली है। तो इसके रिगार्ड्स में जो है सरकार ने रिप्लाई किया था कि हमने पटवारी की वैकेंसी की रिगार्डिंग्स जो है रिक्वायरमेंट्स की रिगार्डिंग डिटेल जो है राज्य चयन आयोग को दे दी है। अब राज्य चयन आयोग को जैसे भी सूटेबल लगेगा वो आगे इसकी वैकेंसीज निकाल देगी। लेकिन हम लोगों ने ये इतनी उम्मीद नहीं थी कि ये जितनी जल्दी ये फॉर्म आने वाला है। हम लोग सोच रहे थे कि इससे पहले शायद वो फॉर्म आ जाएंगे जो 1003 HRTC कंप्यूटर ऑपरेटर्स, HRTC JOIT, या फिर जो पीछे 600 के अप्रॉक्सीमेट वैकेंसीज थी, जिसमें काफ़ी सारे डिफरेंट कैटेगरीज के पोस्ट कोड थे। शायद वो होने वाली है क्योंकि उसकी फॉर्म भी पहले फिलअप हो चुके हैं। लेकिन हम लोगों को देखने को मिलती है नोटिफिकेशंस आज पटवारी की। तो आज हम इसके बारे में एनालिसिस करने वाले हैं कि यहाँ पे कितनी वैकेंसीज है और एक नॉर्मलाइजेशंस का फॉर्मूला यहाँ पे लगाया गया है वो एक्चुअल में होता क्या है। अगर हम पटवारी की वैकेंसीज़ की बात करें तो ये +2 बेस वैकेंसीज़ होती है। मिनिमम क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे +2 है और ग्रेजुएशंस तक मिनिमम क्वालिफ़िकेशंस यहाँ पे +2 है और 18 to 45 यहाँ पे एज लिमिट रखी गई है। तो आप लोगों को आइडिया लगी गया होगा कि कितने सारे लोग, कितने सारे स्टूडेंट्स, एस्पायरेंट्स इस फॉर्म को भरने वाले हैं। अगर हम फॉर्म की ऑनलाइन डेट देखें तो ये ऑनलाइन डेट जो है इसकी 12/12/2025 से, मतलब इसी महीने 12 तारीख से हम इसका फॉर्म भरना शुरू करेंगे और 16/1/2026 जनवरी 16 तारीख तक जो है इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट है। और कब होगा ये? 11:59 को। ठीक है, 16 तारीख को 11:59 तक जो है आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन 59 तक नहीं जाना, 16 तारीख तक नहीं जाना। अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो पहले ही टाइम से ये फॉर्म भर दें। बाद में रश भी होता है जिस वजह से फॉर्म भरने में प्रॉब्लम्स आती है। तो ये कुछ डिटेल्स है, बाकी आगे देखते हैं। एज लिमिट जो है यहाँ पे 45 ईयर है, बहुत ही कम है 45 ईयर। मैं चाहता हूँ कि 50 तक होती तो शायद कुछ बनता हमारा। और अब इसमें क्या है कि इसमें आप लोगों को सीबीटी देखने को मिलेगी और सीबीटी में जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहता है, ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसी से थोड़ा बहुत ये है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट है, थोड़ा बहुत ये है कि कुछ छटनी लगनी शुरू हो जाएगी। तो अगर हम जनरल कैटेगरीज़ के लिए देखें तो 45 मार्क्स चाहिए है सीबीटी को क्लियर करने के लिए, और बाकी कैटेगरीज़ के लिए 40% मार्क्स चाहिए सीबीटी को क्लियर करने के लिए। ये ऑनलाइन हो सकता है और ऑनलाइन ही होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो अगर आप लोग ऑनलाइन अभी तक आपने कोई एग्ज़ाम नहीं दिया है तो आप लोग जो है इसकी पहले प्रैक्टिस कर लें। राज्य चयन आयोग भी इसके लिए एक लिंक जनरेट करेगा अपनी वेबसाइट पे, जहाँ पे आप जो है इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब भी वो लिंक जनरेट होगा तो हम आप लोग को बता देंगे, जहाँ पे आप सीबीटी की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है ये शिफ्टों में एग्ज़ाम होने वाला है और ये जो है जेड स्कोर मेथड यहाँ पे अपनाया जाएगा। कौन सा? जेड स्कोर मेथड या नॉर्मलाइजेशंस मेथड यहाँ पे अपनाया जाएगा। अभी तक की अगर हम नॉर्मलाइजेशंस की बात करें, जैसे स्टाफ सिलेक्शंस कमीशंस या जेई मेंस, या आप लोगों ने बिहार वगैरह वगैरह में यूपी में कहीं देखा होगा नॉर्मलाइजेशंस वाली न्यूज़, जिसमें स्टूडेंट्स ने धरना भी किया था कि नॉर्मलाइजेशंस प्रोसेस उतना ठीक भी नहीं है। इसको भी हम लास्ट में देखेंगे कि व्हाट इज़ नॉर्मलाइजेशंस, होता क्या है इस फॉर्मूले के हिसाब से। लेकिन पहले डिटेल्स हम जो है पटवारी की देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें कितनी पोस्टें हैं और किस कैटेगरी के लिए कितनी पोस्टें वैकेंट रहने वाली है। तो अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे टोटल 530 है और जनरल अनरिजर्व के लिए 210 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 64 है, जनरल वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइट के लिए 6 है और एससी अनरिजर्व के लिए 100 है। एससी बीपीएल्स के लिए 19 है, एससी वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर के लिए 3 है, एसटी अनरिजर्व के लिए 19 है, एसटी बीपीएल के लिए 6 है और ओबीसी अनरिजर्व के लिए 81 है। ओबीसी बीपीएल के लिए 19 है और ओबीसी वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर के लिए
3 यहाँ पे हम क्या जो है वैकेंट पोस्ट रहने वाली है। तो कुल मिला के तकरीबन पोस्टें ठीक ठीक है, इतना हमें लग नहीं रहा था कि इतनी जल्दी ये वैकेंसीज आएगी, तो अब आई है। तो जितनी भी पोस्टें हैं ठीक है, लेकिन इनको भरने के लिए आप लोग देखेंगे कि भाई पूरे रिकॉर्ड टूट जाएंगे, लाखों में जो है फॉर्म फिलअप होने वाले हैं यहाँ पे पटवारी के लिए। अगर हम यहाँ पे अगर आपकी अपॉइंटमेंट हो जाती है तो आप यहाँ पे हैज़ ए जॉब ट्रेनी जो है लगने वाले हैं, और यहाँ पे जॉब ट्रेनी जब आप होंगे तो आपके लिए यहाँ पे फिक्स अमाउंट रहने वाला है, कितना 12,500 जो है आपकी सैलरी रहने वाली है 2 साल में। और उसके बाद जब आपका कोई एग्ज़ाम होएगा रेगुलर के लिए तो उसके बाद आपकी सैलरी भी बढ़ जाएगी। फ़िलहाल के लिए 12,500 पर मंथ आपको फिक्स अमाउंट मिलने वाला है जब तक आप जॉब ट्रेनिंग वाला टाइम पीरियड पूरा नहीं कर लेते। अगर हम बात करें यहाँ पे कि सिलेबस कौन सा आएगा, क्या क्या सिलेबस आएगा, यहाँ पे तो इन्होंने बहुत ही कम सिलेबस मेंशन किया हुआ है। लेकिन आप लोग ये बात माइंड में रख लेना कि अब जो है राज्य चयन आयोग जो भी एग्ज़ाम करवा रहे हैं उनका सिलेबस का लेवल या एग्ज़ाम का लेवल बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप वैसे ही देख सकते हैं थोड़ा बहुत आइडिया निकालने के लिए, लेकिन अब वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको ज़्यादा कुछ फ़ायदा देने वाले नहीं है। अभी मैंने पीछे टेट के कुछ क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व किया था, टेट के वो देखे थे हमने, टेट के क्वेश्चन पेपर जेबीटी के और बीएड के, नॉन मेडिकल मेडिकल आर्ट्स के सभी के हमने क्वेश्चन पेपर्स को देखा था। तो सबका लेवल जो है नॉर्मल से तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, या थोड़ा नॉर्मल से मॉडरेट से भी थोड़ा अप ही लेवल था। ऐसा लग रहा था कि टेट के लिए अगर इन्होंने इतना ज़्यादा पूछ रहे हैं तो जब तो कमीशन से आएगा तो कमीशन में तो पता नहीं क्या ही पूछ ले, आधा एचएएस कमीशन में ही ना डाल दे। तो अगर आप पटवारी की प्रिपरेशंस करेंगे तो इस सिलेबस के भरोसे तो मत बैठे रहना। हम आपको आगे भी सिलेबस को अच्छे से डिस्क्राइब करके बताएंगे कि आपको क्या क्या किन किन चीज़ों पे फोकस करना है। फिलहाल के लिए इन्होंने हिमाचल प्रदेश या प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर आप देखते होंगे उससे रिलेटेड होगा। कुछ स्टूडेंट्स पूछते कि मैथ भी होगा, तो मैथ भी होगा, लेकिन मैथ जो प्रीवियस ईयर में होता था ना हल्का फुल्का, वो नहीं है। यहाँ पे थोड़ा मैथ अब एडवांस जाने वाला है कि कोई भी क्वेश्चन पूछा होगा तो इतना नॉर्मली उसको सॉल्व करने का नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग भी होगा और थोड़ा ट्रिकी भी क्वेश्चन होएगा। यहाँ पे ज्योमेट्री भी आपसे पूछी जाती है। तो ये सारे क्वेश्चंस मिला के थोड़ा सा लेवल थोड़ा टफ हो जाता है। जनरल साइंस भी यहाँ पे होगी, हिमाचल प्रदेश जीके भी होगा, करंट अफेयर्स भी होगा, हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक्स अफेयर्स भी होंगे, लॉजिकल रीजनिंग भी होगी, कॉमन जनरल साइंस होगी, इंग्लिश होगी, हिंदी होगी, और मैट्रिक उन्होंने बोला हुआ, लेकिन मैट्रिक मुट्रिक कुछ नहीं होता भाई। ये बातें ग्रेजुएशन तक चली जाती है, जब आप एग्ज़ाम देने बैठेंगे तब आपको एक्चुअल में पता चल जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे 85 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, और बाकी जो यहाँ पे एवरीडे साइंस है, लॉजिकल रीजनिंग है, सोशल साइंस है, जनरल हिंदी है, मैट्रिक है, ये 35 का यहाँ पे रहने वाला है। तो अगर हम सब्जेक्टिव वाइज की बात करें तो यहाँ पे मैथ रहने वाला मैथ रह सकता है, और सब्जेक्ट वाइज जो हिमाचल प्रदेश की जीके है, करंट अफेयर्स है, वो सब रहने वाला है। बाकी ये शायद सिलेबस और भी डिस्क्राइब करेंगे, अगर नहीं भी करेंगे तो कुछ दिनों में हम इसको जो है ट्रेस करेंगे और आप लोगों को ये पूरी डिटेल देंगे। फिलहाल के लिए अभी आप इतना रखो कि भाई 85 क्वेश्चन सब्जेक्टिव से आएंगे और बाकी 35 यहाँ से आएंगे। तो 35 भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर सब्जेक्ट वाइज टफ आ जाता है तो ये सारी चीज़ें तो अगर हम हिमाचल प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो ये तो हमने पढ़ ही रखा होता है। थोड़ा सा यहाँ से मैथ आ गया, साइंस आ गई, या कुछ और इनके सब्जेक्टिव से हल्का फुल्का हो गए, टर्म्स एंड कंडीशन जो रहती है पटवारियों में, अगर वो 2-4 क्वेश्चंस वो आगे वो हमारे लिए बिल्कुल ही नहीं होते, तो ये वाला सेक्शन थोड़ा टफ हो जाता है। लेकिन ये वाला सेक्शन हमारे अपने अपने कैपेसिटी में है कि हमने ये पढ़ भी रखा होता है पहले, और हम इसको थोड़ा सा बहुत कर भी लेते हैं। तो ये हमारी पटवारी की वैकेंसीज है, जिसकी अगर आप लोग तैयारियां कर रहे हैं तो आप लोगों को अब अच्छे से इसकी तैयारियां कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये आने वाली है बहुत जल्दी। अब जैसे हमें पता नहीं था ना कि नोटिफिकेशन पटवारी की आ सकती है, तो वैसे ही हमें इतना पता भी नहीं होगा कि कब कब इन्होंने ये करवा दिया। लेकिन अगर ये सीबीटी करवाएंगे तो बच्चे बोल रहे कि इतने सारे बच्चे या एस्पायरेंट्स ये फॉर्म फिल करेंगे कि 3-4 लाख तक जो है चली जाएगी बात, और 3-4 लाख बच्चों के जब ये सीबीटी करवाएंगे तो इनको सीबीटी करवाने में भी 2-3 महीने
चले जाएंगे। लेकिन हम लोगों ने ये सब नहीं सोचना है, हम लोगों ने सोचना है कि ये एग्ज़ाम जो है जल्द से जल्द आने वाला है और हमें अपनी प्रिपरेशंस जो है ठीक से करनी है। तो यहाँ पे हमने देखा नॉर्मलाइजेशंस का पैटर्न, अगर ये फॉलो करते हैं तो अभी इनके नॉर्मलाइजेशंस का फॉर्मूला तो नहीं हम लोगों को पता, लेकिन हम लोगों ने जो पूरे इंडिया में नॉर्मलाइजेशंस का पैटर्न फॉलो किया जाता है, होप्स हो कि ये भी वही फॉलो करेंगे। तो नॉर्मलाइजेशंस में आप लोगों ने स्टाफ सिलेक्शंस कमीशंस में देखा होगा कि इसमें ये नॉर्मलाइजेशंस का फॉर्मूला तब यूज़ किया जाता है जब शिफ्टों में पेपर्स होते हैं। तो पटवारी का भी जो है शिफ्टों में पेपर होगा, एक सुबह होता है एक शाम को होता है, फिर अगले दिन सुबह होगा, फिर अगले दिन शाम को होगा। तो इस तरह से जो है जब तक कि ये पूरे कैंडिडेट्स का पेपर नहीं हो जाता तब तक शिफ्टों में एग्ज़ाम होते रहते हैं, क्योंकि सीबीटी के लिए इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमारे पास है नहीं कि हम एक दिन में ही पूरा करवा लेंगे या एक ही इसमें पूरा करवा लेंगे, तो नहीं है। तो शिफ्टों में अगर पेपर अगर करवाया जाता है तो नॉर्मलाइजेशंस फार्मूला वहाँ पे लगाया जाता है। अब इसको लगाने के लिए जो तर्क दिया जाता है वो ये दिया जाता है कि भाई जब स्टाफ सिलेक्शंस कमीशंस क्वेश्चन पेपर बनाएगा तो अगर हम मान लो बात की 10 शिफ्टों में ये 5 दिन में या 6 शिफ्टों में 3 दिन में ये एग्ज़ाम पूरा हो जाता है, ठीक है। तो 3 दिन में ये एग्ज़ाम पूरा हो जाएगा या 10 दिन में एग्ज़ाम पूरा होगा। अगर 10 दिन में एग्ज़ाम पूरा होगा तो आप लोगों को एक दिन में 2 होता है तो 20 क्वेश्चन पेपर बनाने पड़ेंगे। कितने बनाने पड़ेंगे? 20, क्योंकि एक शिफ्ट सुबह होगी एक शाम को होगी, फिर एक अगले दिन एक सुबह होगी एक शाम को होगी, ठीक है। अगर 3 शिफ्टों में 3 दिन में एग्ज़ाम पूरा होता है तो लगभग 6 दिनों में छः 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 एग्ज़ाम में बनाने पड़ेंगे, क्योंकि एक सुबह होगा एक शाम होगा तो दो तो एक दिन में क्वेश्चन पेपर बनाने ही पड़ेंगे। अब चाहे कोई भी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है कितनी भी कोशिश कर ले, वो जो क्वेश्चन पेपर बनाएगा वो सेम स्टैंडर्ड का तो बना नहीं सकता, बना नहीं से रहा। और अगर सेम स्टैंडर्ड का बनाएगा तो फिर तो वो क्वेश्चन पेपर ही क्रैक हो जाएगा जैसा भी है। तो ऐसा तो नहीं है कि सेम स्टैंडर्ड का बनाएगा तो कुछ क्वेश्चन पेपर आसान होंगे, इजी होंगे, और कुछ कुछ क्वेश्चन पेपर कितने हो जाएंगे, टफ बनेंगे, ठीक है। अब कौन सा क्वेश्चन पेपर इजी है कौन सा टफ है ये तो बाद में पता, वो खुद से पता लगा लेते होंगे, लेकिन कुछ इजी बनते हैं कुछ टफ बनते हैं। तो ये जो वेरिएशंस रहती है ना क्वेश्चन पेपर में, कुछ इजी है कुछ मॉडरेट है कुछ टफ है, इस वेरिएशंस को ख़त्म करने के लिए नॉर्मलाइजेशंस का फॉर्मूले का प्रयोग किया जाता है। अब अगर हम नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले में देखते हैं कि अगर किसी बच्चे के क्वेश्चन बन रहे हैं 60, मतलब मार्क्स बन रहे हैं 84, ये हम लेके चल रहे हैं। यहाँ पे बच्चे के मार्क्स बन रहे हैं 69, ठीक है। तो अगर नॉर्मलाइजेशन फार्मूले में अगर ये पता चल गया ना कि भाई ये वाला बच्चा सुबह की शिफ्ट में था और सुबह वाला पेपर जो बहुत आसान था, तो इस बंदे के जो है, ठीक है, इस बंदे के नंबर जो है वो कम हो के कितने आ सकते हैं, 70 आ सकते हैं, और इनके बढ़ के जो है ज़्यादा हो के 82 तक जा सकते हैं। और मान लेते हैं कि कट ऑफ कितनी गई, कट ऑफ गई हमारी 74। तो ये जो पर्सन था, ये जो कैंडिडेट था जिसके 84 मार्क्स आए थे और उसने सुबह का एग्ज़ाम दिया था, और ये एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर कंसिडर किया जाता है कि इजी था हैज़ कंपैरिजन टू ये जो एग्ज़ाम हुआ था शाम को। तो ये जो शाम को इवनिंग में जो एग्ज़ाम हुआ था उस कैंडिडेट के 69 नंबर आए थे, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले से उसके नंबर बढ़ के 82 चले गए। और जो सुबह वाला कैंडिडेट था जिसके मार्क्स 84 आ रहे थे, लेकिन नॉर्मलाइजेशन से उसके मार्क्स कितने आ गए, 70 आ गए। और हम ऐसा लगता कि और कट ऑफ कितनी गई एग्ज़ाम की, 74। तो जो स्टूडेंट ये मान के चल रहा था कि भाई उसके तो 84 मार्क्स आए थे तो कट ऑफ इतनी तो कहाँ ही जाने वाली है, समहाउ वो तो क्लियर है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे वो कट ऑफ घट के कितनी आ जाएगी, 70 नॉर्मलाइजेशन से। और जो स्टूडेंट अपने आप को कैंडिडेट अपने आप को सोच रहा था कि भाई मेरे तो 69 बने थे लेकिन कट ऑफ 74 चलेगी, लेकिन बट यहाँ पे चांसेस है कि नॉर्मलाइजेशन से ये नंबर बढ़ के कितने हो सकते हैं, 82। तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि क्या नॉर्मलाइजेशन फार्मूला यहाँ पे सही है गलत है या किस तरह का रहने वाला है। बाकी आप लोग खुद जो है सारी चीज़ें समझ सकते हैं यदि आप पटवारी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं। लेवल इतना आसान नहीं रहने वाला है, आप लोगों को खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा इस एग्ज़ाम्स के लिए। दैट मीन्स कि टफ सिचुएशंस के लिए खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा, तब जाके ये एग्ज़ाम होगा। फ़िलहाल के लिए आप लोगों को
इसकी प्रिपरेशंस करनी चाहिए, बहुत अच्छे से करनी चाहिए। कोई प्रॉब्लम्स है, मॉक टेस्ट चाहिए आप लोगों को, या पटवारी एग्ज़ाम्स के सिलेबस से रिगार्डिंग्स जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम आपके लिए आने अगली वीडियो ज़रूर लाएंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर द डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग HP एग्ज़ाम नोट्स।